हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले, मतलब कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। ये क्लास बायोलॉजी स्पेशल होने वाला है और इसी तरह क्लास इस चैनल पर प्रतिदिन आते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि कार्बन का अपरूप तो डायमंड होता है, फुलेरिन है, ग्रेफाइट है, लेकिन कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। तो प्रश्न पूछा है कि इसमें से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कोयला। अब दो तीन प्रश्न आपको और याद रखना है। देखिए, कार्बन के अपरूप से एक प्रश्न आता है कि प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले अपरूपों का नाम बताएं। तो प्राकृतिक अवस्था में डायमंड और ग्रेफाइट प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, अब ग्रेफाइट से दो तीन प्रश्न आपको याद रखना है। बहुत सारे प्रश्न ग्रेफाइट से आते हैं। तो ग्रेफाइट का पहला तो उपयोग याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है और लेड पेंसिल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेंसिल में जो होता है अंदर, वो उसमें वो ग्रेफाइट ही होता है। और ग्रेफाइट का एक खास विशेषता है कि यह विद्युत का सुचालक होता है, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है। आपको पता होना चाहिए कि भूमंडलीय तापन क्या है। होता क्या है कि CO2 गैस पृथ्वी की ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकती है, इसलिए भूम ग्लोबल वार्मिंग होता है और भूमंडल का तापमान बढ़ता है। जिसका राइट आंसर क्या होगा, CO2। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है, तो CO2 की वृद्धि है। ठीक है, CO2 गैस पृथ्वी के ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकती है। देखिए, CO2 गैस को जो है हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत CO2 आता है। ठीक है, CH4 आता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आता है, N2O आता है, उसके बाद O3 आता है, ओजोन आता है, और उसके बाद CFC याद रखिएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। किसमें, तो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत। लेकिन CO2 की मात्रा अधिक बढ़ती रहती है, जिससे सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ये ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस जो गैस है, ये सारी जो गैसें हैं, CO2, N2O, CH4, O3, CFC, ये कैसे उत्सर्जित होती है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधनों के दहन से और उद्योग, मोटर वाहनों के वाहनों से और धान के खेतों से और पशुओं के चराई से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जित होती है। और इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का जलस्तर में वृद्धि, वर्षा का प्रतिरूप में परिवर्तन, प्रवाल भित्ति का विनाश, नदियों में बाढ़ आदि आते रहता है। तो ये याद रखना है भूमंडलीय तापन से कुछ प्रश्नों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि ध्वनि को आँख के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। तो ध्वनि को आँख के रूप में प्रयोग करता है चमगादड़। ठीक है, ये याद रखना है। चमगादड़ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो आपको ये भी याद रखना है। पहला यही याद रखना है कि चमगादड़ एक तरंग उत्सर्जित करता है, जिसे कहा जाता है प्रस्रव्य तरंग। ठीक है, प्रस्रव्य तरंग कौन उत्सर्जित करता है, तो चमगादड़ उत्सर्जित करता है। और ध्यान रखना है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को हम लोग परासर्व तरंग कहते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, और मनुष्य का कान ध्यान रखना है कि परासर्व तरंग को नहीं सुन सकता है, नहीं सुन सकता है मनुष्य का कान। और दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है कि परासर्व तरंग को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली ही सुन सकते हैं। चमगादड़ सुन सकता है, कुत्ता और बिल्ली ही सुन सकते हैं, मनुष्य इसको नहीं सुन सकता है। तो दो तीन प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है कि ध्वनि को आँख के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी चमगादड़ है, और चमगादड़ परासर्व तरंग उत्सर्जित करता है, और परासर्व तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंग को परासर्व तरंग कहते हैं। मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है, कुत्ता, बिल्ली इसको सुन सकती है। और इसका उपयोग हम लोग संकेत भेजने में करते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगाने में करते हैं, और चिमनियों को साफ करने में करते हैं। ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है। अब ध्यान रखना है कि एक होता है, एक और तरंग होता है अपसर्व तरंग। ठीक है, अपसर्व तरंग क्या होता है, तो इसको ध्यान रखना है कि 20 हर्ट्ज से
20 हर्ट्ज से नीचे के तरंग को अपसर्व तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसर्व तरंग कहते हैं। वो परासर्व तरंग है और ये अपसर्व तरंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो भी हम लोग देख लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राइबोसोम की संरचना में होती है, तो आपको याद रखना है कि राइबोसोम की संरचना में आरएनए और प्रोटीन होता है। आरएनए और प्रोटीन राइबोसोम की संरचना में होता है। ध्यान रखना है कि राइबोसोम की संरचना में 40 से 60% क्या होता है? 40 से 60% आरएनए होता है और 60 से 40% जो है डीएनए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम की संरचना में डीएनए और प्रोटीन होता है 40 से 60% और 60 से 40% आरएनए होता है। ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए राइबोसोम को प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि इसको प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, और यह एक झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है। इसमें झिल्ली नहीं होता है और यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है? तो दानेदार होती है। यहाँ से भी प्रश्न आया है, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी खोज देखिए पादप में इसकी खोज जो था रॉबिन्स और ब्राउन ने किया था। पादप में राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो रॉबिन्स ब्राउन ने किया था। और प्राणी कोशिका में, जंतु कोशिका में इसका खोज पेलेड ने किया था। ठीक है, अगला हम लोग को ध्यान रखना है कि डीएनए का खोज, यहीं से याद रखना है, डीएनए का खोज जो है फ्रेडरिक मिशर ने किया था। और डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन होती है और जीन शब्द का सबसे पहले उपयोग जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। तो इम्पोर्टेंट ये सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यहाँ आपको ध्यान देना है कि पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन केसिन के कारण यही दूध क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण और पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। और देखिए दूध को पचाने में याद रखिएगा रेनिन एंजाइम जो है मदद करता है। दूध के पाचन में केसिन के पचाने में रेनिन एंजाइम मदद करता है। अब ध्यान रखना है कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। और मिर्च का तीखापन जो है कैप्साइसिन के कारण होता है। कैप्साइसिन के कारण होता है। ठीक है, और प्याज का रंग लाल जो होता है एंथोसाइनिन के चलते होता है। एंथोसाइनिन के चलते जो है प्याज का क्या होता है? लाल या गुलाबी रंग होता है। गाजर का नारंगी रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है, गाजर का नारंगी रंग। तो ये सारे यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पीसीएस तक के एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। तो इंसुलिन में जस्ता नामक धातु होता है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि इंसुलिन का स्रावन जो होता है यह अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अग्नाशय ग्रंथि से जो है इंसुलिन का स्रावन होता है, जो कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, ये ध्यान रखना है। और इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है या निर्धारित करता है। शर्करा की मात्रा को रक्त में निर्धारित करता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के अल्पस्रावन से जो होता है मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह नामक रोग होता है। और इसके खोज बैटिंग ने किया था, ये याद रखना है। इसका खोज किसने किया था? बैटिंग ने किया था। ठीक है, इंसुलिन का खोज बैटिंग ने किया था। तो ये कुछ प्रश्न बनता है इंसुलिन से, ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो आपको पता होगा एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण एंटीबायोटिक दवा का जो उदाहरण है पेनिसिलिन है। ठीक है, पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक क्या है? तो इसे प्रतिजैविक कहा जाता है और यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो जीवाणु को मार देता है। ये जीवाणु को मारता है। ठीक है, जीवाणु को मार देता है। और ध्यान रखना है कि पहला जो एंटीबायोटिक था उसका नाम पेनिसिलिन ही था।
और इसके खोजकर्ता जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके पहले खोजकर्ता थे, ये याद रखना है। ठीक है। और ध्यान रखना है कि कवक प्रोटोजोआ जीवाणु के संक्रमण से होने वाले रोगों में एंटीबायोटिक दिया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक का नाम याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है। ठीक है, तो कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का नाम बताते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन तो आपको पता है, सल्फोनामाइड भी एक एंटीबायोटिक है। सल्फोनामाइड जो है ये भी एक एंटीबायोटिक है। और एक याद रखना है, और क्यूनोलोस भी एक एंटीबायोटिक है। क्यूनोलोस भी एंटीबायोटिक है, सल्फोनामाइड भी एक एंटीबायोटिक है, और पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है। अब देखिए एक प्रश्न और याद रखिए कि पेनिसिलिन जो है, ठीक है, सॉरी, एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सेलमैन ने किया था। सेलमैन और वाक्समैन ने किया था। सेलमैन और वाक्समैन ने किया था एंटीबायोटिक शब्द का पहले प्रयोग। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य के मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के मुख्य गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अब देखिए वसा का भी पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है, लेकिन सबसे पहले पचने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और याद यहाँ से एक और रखना है कि मनुष्य में जो है प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वो आमाशय से होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। वसा का भी मुख्य वैसे होता है, लेकिन सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है, ये याद रखना है। ठीक है। अब देखिए भोजन का पूर्ण पाचन पूछा जाए कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन याद रखिएगा कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब चलिए कुछ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताते हैं, उसको याद रखिएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड, एक होता है मोनोसेकेराइड होता है, और एक होता है पॉलीसेकेराइड, और तीसरा जो होता है डाइसेकेराइड होता है। ठीक है। ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन होता है, O2, ठीक है, ऑक्सीजन भी होता है, उसके बाद में हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन भी होता है, ये याद रखना है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय का नियंत्रण कौन करता है, ऐसे करके प्रश्न एक आता है। तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण इंसुलिन करता है। इंसुलिन करता है इसका नियंत्रण। और सबसे मुख्य कार्बोहाइड्रेट हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो चावल में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद गेहूं, मक्का, ज्वार का स्थान है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है लंबे समय की कसरत के मुख्य ईंधन क्या है? लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन पूछा जाए क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र है CH2O है, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। और क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहा जाता है। हेलोफाइट्स कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है। और याद रखना है थैलोफाइट्स जो है, ये थैलोफाइट्स क्या है? यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है, या वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो होता है थैलोफाइट्स होता है। और थैलोफाइट्स जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता। थैलोफाइट्स को जड़, तना और पत्ती में विभेदित, जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता। थैलोफाइट्स याद रखना है कि थैलोफाइट जो होता है समूह का जो पौधा जो होता है वो कवक और शैवाल से मिला हुआ। लाइकेन क्या है? थैलोफाइट समूह का पौधा है जो कि कवक और शैवाल से बना हुआ है। ठीक है। कवक और शैवाल से लाइकेन बना होता है, कवक और शैवाल से लाइकेन बना होता है, जो कि थैलोफाइट समूह का एक पौधा है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ECG तकनीक क्या है? तो देखिए ECG का पूरा नाम जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है, कार्डियोग्राम होता है ECG का पूरा नाम। और ECG का प्रयोग हृदय की गतिविधियों को देखने के लिए किया जाता है। उसी तरह मस्तिष्क के गतिविधियों को जांच करने के लिए, जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो EEG का उपयोग किया जाता है। EEG क्या है? तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रो एंसोफेलोग्राम है। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसका पूरा नाम है, और इसका उपयोग मस्तिष्क की गतिविधियों को जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया था। तो पराबैंगनी खोज किरण का खोज जो है रिटर ने किया था। हर्शल औरक्त किरण का खोज किया था। औरक्त किरण का खोज किसने किया था? हर्शल ने किया था। न्यूटन के बारे में याद रखिएगा कि इसने दृश्य किरण का खोज किया था। दृश्य किरण का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। रोटचेन के बारे में याद रखना है कि एक्सरे किरण का जो है खोज किसने किया था? तो रोटचेन ने किया था, ये याद रखना है। अब देखिए गामा किरण भी एक याद रखिए। गामा किरण का खोज जो है ये याद रखना है बेकुरल ने किया था। किसने किया था? बेकुरल ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पराबैंगनी किरण का खोज याद रखिएगा रिटर ने किया था, औरक्त किरण का हर्शल ने, और दृश्य किरण का न्यूटन ने, और गामा किरण का बेकुरल ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है। और एक्सरे किरण का रोटजेन ने। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन अनुवांशिक रोग के उदाहरण है। तो देखिए अनुवांशिक रोग का उदाहरण हीमोफीलिया भी है, पटाउ सिंड्रोम भी है, टर्नर सिंड्रोम भी है। तो उपयुक्त तो सब है। तो इसका ट्रिक एक याद रखिए, वहाँ से सारे याद हो जाएगा। वही क्लिप वही डॉट से ये पूरा जितने भी अनुवांशिक रोग है वो याद हो जाएगा। वही क्लिप वही डॉट, वही डॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से याद रखिए वर्णधाता, व से वर्णधाता, ही से हीमोफीलिया। ठीक है, उसके बाद में क्ली से याद रखना है कि क्लीने फैक्टर, क्ली से क्लीने फैक्टर। अब प से याद रखना है पटाउ सिंड्रोम, प से पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, वही वही मतलब कि वही को यहाँ हटा देना है, और डॉट को याद रखना है कि डॉ से डाउन सिंड्रोम और ट से टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, जिससे पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अनुवांशिक रोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो छिपकलियों के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहा जाता है। एंटेमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कीटों के अध्ययन को एंटेम्पोलॉजी कहा जाता है। और सरीसृप का अध्ययन, सरीसृप का अध्ययन हार्पिटोलॉजी, सरीसृप का अध्ययन हार्पिटोलॉजी भी कहा जाता है। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी भी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, छिपकलियों के अध्ययन को सेरोलॉजी, हार्पिटोलॉजी का मतलब सरीसृप का अध्ययन, और पोमोलॉजी का मतलब फलों का अध्ययन। ये याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि होम्योपैथिक के खोजकर्ता कौन है। तो होम्योपैथिक के खोजकर्ता हनीमैन है। ठीक है, होम्योपैथिक के खोजकर्ता हनीमैन है। रॉबर्ट कोच के द्वारा रेबीज टीका खोज किया गया था। और एक याद रखना है कि इनके द्वारा जो है हैजे के टीके की खोज, हैजे के टीके की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। रोबर्ट के द्वारा टाइफाइड के टीके की खोज किया गया था। रोबर्ट के द्वारा टाइफाइड के जीवाणु का पता लगाया गया था, सॉरी जीवाणु का पता लगाया गया था। और जॉन साल के द्वारा जो है पोलियो वैक्सीन की खोज किया गया था। पोलियो वैक्सीन का खोज जॉन साल के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन ई की खोज किसने किया था। तो विटामिन ई का खोज किसने किया था? तो हॉर्बर्ट ने किया था। किसने किया था? तो हॉर्बर्ट ने किया था। ठीक है, और याद रखना है विटामिन के का खोज किसने किया था। तो विटामिन के का खोज हेनरिक डम ने किया था। किसने किया था? हेनरिक डम ने किया था। ठीक है, और अगला याद रखना है कि विटामिन ए और बी का खोज, विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? तो मैकुलर ने किया था। ठीक है, और याद रखना है कि विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन ए और बी की खोज मैकुलर ने किया था। हार्बर्ट के द्वारा क्या किया गया था? विटामिन ई का खोज किया गया था। हेनरिक डम के द्वारा विटामिन के का खोज किया गया था, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।